हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन का वन शॉट वीडियो है ये। इसमें हम सारे चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे और ये वीडियो जो है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन कम ही कराऊंगा चैप्टर वाइज, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, मिड टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं। इसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे हम अलग से, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम चैप्टर 1 से बात करते हैं तो इसमें से आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि बताइए जो शारीरिक शिक्षा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, या फिर हम कहें कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसके द्वारा जो शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है उसको हम शारीरिक शिक्षा कह सकते हैं। आधुनिक युग में सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है ये। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को हम कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसके माध्यम से जो शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है उसी को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। और आज के समय में ये सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। सर्वांगीण विकास का मतलब है, सर्वांगीण विकास में हर प्रकार का विकास आ जाता है। इसमें आपका सामाजिक विकास भी आ जाएगा, मानसिक विकास भी आ जाएगा, ठीक है, आपका आध्यात्मिक विकास भी आ जाएगा, नैतिक विकास भी आ जाएगा। हर प्रकार का विकास जो है आपके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं की। ठीक है, जब आप शारीरिक शिक्षा के बारे में बताएंगे तो आप कुछ परिभाषा बता सकते हैं। उसमें एक विद्वान है जिनका नाम है कैसिडी। ठीक है, कैसिडी जो है वो क्या कहते हैं शारीरिक शिक्षा को, ये समझिए। इनके अनुसार ये कहा जाता है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो भी हमें अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी मानव के अंदर परिवर्तन होते हैं वो सब शारीरिक शिक्षा है इनके अकॉर्डिंग। दूसरे शब्दों में कहें, यानी कि और आसान भाषा में कहें तो शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का वह भाग है जो स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, ठीक है, टूर्नामेंट, चोट, गति एवं शरीर तथा इसमें समाहित आत्मा, मन, बुद्धि, ऑर्गन, हमारे जो अंग हैं इत्यादि का अध्ययन और इनके विकास में मदद करती है। तो थोड़ा सा इसको और आसानी से समझो। देखो, जब भी आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते वक्त आप उसमें स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हो, हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। उसमें आप स्पोर्ट्स के बारे में, टूर्नामेंट के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ियों की समस्याओं के बारे में, ठीक है, खिलाड़ियों की डाइट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, फिर शरीर की जो गति है और शरीर की जो आत्मा, मन, बुद्धि है, हमारे अंग है, उसके बारे में पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब शारीरिक शिक्षा जो होती है इसका लक्ष्य क्या होता है, ये जो हम फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हम इसको पढ़ते हैं तो इसका क्या लक्ष्य है, इसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। तो देखिए, प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना इसका लक्ष्य है। यानी कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, प्रत्येक जो स्टूडेंट है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, हर बालक में नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास हो, यानी उसके अंदर सामाजिकता का गुण हो। ठीक है, क्योंकि खेल में जब जाते हैं वो एक खिलाड़ी बनकर, तो कहीं ना कहीं वहां पे उसके सामाजिक गुणों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि आप सीधा सीधा ये बोलो, अगर हम केवल खेल को ना देखें, हमारे पूरे जीवन में हमारा कहीं ना कहीं सामाजिक, हम किस प्रकार से समाज में जुड़ते हैं, घुलते मिलते हैं, वो सारी चीजें ही, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है और हमारा नैतिक विकास भी होता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो। प्रत्येक बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना भी इसका उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट एक अच्छा नागरिक बने, ये भी इसका उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी प्रकार का विकास हो जाता है। इसमें आपका शारीरिक विकास भी हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका मानसिक विकास भी हो जाएगा, इसमें आपका सामाजिक विकास भी हो जाएगा, इसमें आपका भावनात्मक विकास भी हो जाएगा। हर प्रकार का विकास जो है आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है हमारा शारीरिक विकास करना, हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो सके, मानसिक विकास करना, हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारा मानसिक विकास हो सके, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यानी हर प्रकार का विकास। और जब ये सारे विकास एक साथ मिल जाए तो उसको सर्वांगीण विकास भी हम कह सकते हैं। तो आप
देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में खेलों में जो खेल उपकरण होते हैं, ठीक है, उसमें बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि उसको चेंजेस जो करा जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है, उससे क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या फायदे हैं, क्यों किया जा रहा है। तो देखिए जो खेल उपकरण होते हैं उसमें जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उससे बहुत फायदे हैं। उससे एक तो ये फायदा देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है खिलाड़ियों का, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। खिलाड़ी सही डिसीजन ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। और कई बार क्या होता है, खिलाड़ी जब खेल में स्पोर्ट्स में होते हैं तो उस दौरान कभी कभी उनको चोट लग जाती है, तो चोट से बचाव के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो उपकरण है ये इनको फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दर्शकों का रुझान ये भी कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा खेल व्यवसाय में बढ़ोतरी भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि खेल व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये जो उपकरण होते हैं इसको बनाने वाली कुछ कंपनियां होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होगा। फिर खेलों की सुंदरता और साफ सफाई में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, ठीक है। प्रसारण इनका सही सकारात्मक प्रसारण हो सकता है। और ओलंपिक व प्रतिस्पर्धा भावना का विकास होना ये भी इसका कुछ पॉइंट है। तो आप इनमें से पेपर में अगर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वहां पे 5 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, सारे पॉइंट नहीं लिखने। तो आप इन पॉइंट को लिख के थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कैरियर को समझाइए। अब देखिए मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, फ्यूचर में आप चाहते हो कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आप मतलब टीचिंग में जाना चाहते हो, तो टीचिंग में जाना चाहोगे तो क्या करियर आपके लिए हो सकता है, क्या ये एक अच्छा करियर हो सकता है। तो जवाब है यस, कि फिजिकल एजुकेशन को टीचिंग के नज़रिए से देखें तो ये एक अच्छा करियर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाने वाले जो स्कूल में टीचर होंगे तो वो भी उनके लिए तो ये करियर ही है ना। तो आप भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, शारीरिक शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंट है कि स्कोप क्या है। देखो प्राइमरी लेवल पे भी स्कोप है, अगर आप माध्यमिक स्कूल में टीचर बनते हो वहाँ पे भी स्कोप है, हाई स्कूल या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इसके बाद अगर आप कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी इसके लिए स्कोप है। तो स्कोप इसका देखा जाए तो बहुत बड़े क्षेत्र में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से। इसमें ये पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक समिति है उसका जो मेन कार्य है वो कार्य क्या है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। अब आपको पेपर में 5 या 6 पॉइंट याद रखने हैं, हालांकि मैं आपको सारे पॉइंट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, पर आपको पेपर में इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना। देखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है उसका स्थल का निर्णय लेना, कि जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक का खेल का आयोजन करवाना है तो उसका वेन्यू क्या होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको डिसाइड करना भी इसी का काम होता है। फिर खेल कार्यक्रम का अच्छे तरीके से संयोजन हो सके, और खेलों में जो मेजबान देश हैं, ठीक है, जो कंट्रीज हैं उनको चुनना, उनके साथ साथ उनके सदस्यों को चुनना, ये भी इनका काम होता है। प्रतियोगिता के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं यानी कुछ मौलिक नियम है उसको निर्धारित करना भी इसी समिति का काम होता है, ठीक है। खेल संस्थान जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना भी इसका कार्य है। खेलों में नैतिकता का ध्यान रखना, और नैतिकता के साथ साथ खेलों के द्वारा जो हमारे युवा हैं, ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना, ये इसका काम होता है। विभिन्न जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो खिलाड़ी आते हैं, ठीक है, उनके सामाजिक और व्यवसाय और भविष्य के कल्याण के लिए प्रयास करना, कि फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल सके, इनको फायदा मिल सके, ये सब इसके काम होते हैं। इसके अलावा देखिए ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना। मान लो कोई कहीं भेदभाव होता है या कोई गलत ठीक है, कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। खेल कूद के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है और शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं एक साथ लाने का प्रयास करना भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। सभी स्तर के खेल, ठीक है, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो या उनको किसी प्रकार की सहायता करने की बात हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये अपना योगदान निभाता है, ठीक है। खेलों में सुरक्षा का ध्यान रखना, एकता को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करना, ये भी इसका काम है। और सबसे बड़ा डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष। आपको पता है क्या होता है, कई बार खिलाड़ी ना कुछ ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए, तो उसको भी कंट्रोल करना, ठीक है।
इसका काम होता है। खेलों के विकास को प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो, इतने 10-12 पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट याद कर सकते हो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, ये प्रीवियस से प्रीवियस ईयर यानी 2 साल पुराना प्रश्न है, पेपर में पूछा हुआ था। कुछ नहीं आया था कि बताइए जो प्राचीन खेल हैं और आधुनिक खेल जो है उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम प्राचीन खेलों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक खेलों को, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक खेलों को। देखो आधुनिक खेल मैंने अलग लिख रखे हैं, प्राचीन खेल मैंने अलग लिख रखे हैं। तो सबसे पहले प्राचीन खेल को समझ लो, फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो प्राचीन खेल की अगर हम बात करें तो उसको जो आयोजन होता था वो केवल यूनान में होता था, ठीक है। जो प्राचीन खेल थे उसका आयोजन यूनान में होता था और इसमें जो खिलाड़ी भाग लेते थे यानी जो भी खिलाड़ी आते थे, ठीक है, वो यूनान के होते थे, ठीक है। यूनान के ही लोग उसमें भाग ले सकते थे, बाहर के लोग नहीं आते थे। और ये कितने दिन चलता था, ये 5 दिन चलता था, ठीक है। और हर 4 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता था, यानी हर 4 साल के बाद एक बार होता था। ये तो थे प्राचीन खेल, लेकिन बाद के समय में कुछ परिवर्तन आए। आधुनिक समय में इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या परिवर्तन आया कि पहले वाले में पूरे केवल यूनान से लोग आते थे, अब इसमें पूरी दुनिया से खिलाड़ी आ सकते हैं और खेल सकते हैं। ये पहला चेंजेस है। फिर देखो इसमें किसी भी देश का नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है और हाँ पूरे विश्व में कहीं भी आयोजित हो सकता है। पहले वो केवल यूनान में होता था, अब उसका वेन्यू कहीं भी हो सकता है अमेरिका में खेल हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे देश में वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह हो जाए, ठीक है। कहीं पे भी पूरी दुनिया में इसको आयोजित किया जा सकता है, किसी भी देश के खिलाड़ी इसमें पार्ट ले सकते हैं। और पहले वाला जो था, ठीक है, वो कितने दिन चलता था, अभी हमने पढ़ा था कि वो 5 दिन चलता था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये 16 दिन चलता है। तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस है। लेकिन ये चीज सेम है क्योंकि ये भी 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और पहले वाले जो प्राचीन खेल थे वो भी 4 साल में एक बार आयोजित करते थे। तो कुछ तो समानता भी है, कुछ चीजें सेम है, लेकिन कुछ चीजों में चेंजेस भी है। तो यही आपको यहाँ पे क्या करना था, बताना था। सिंपल है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योग का अर्थ बताइए। अब देखिए थोड़ा सा कट रहा है ये स्क्रीन में। योग का अर्थ देखिए, तो योग जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के शब्द से, उसका जो मूल शब्द है, ओरिजिनल शब्द है युज, युज से बना है योग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है जोड़ना या फिर मिलाना। अब इसकी योग की जो परिभाषा दी है ना, सबने अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे कि पतंजलि के अनुसार अगर हम देखें तो ये कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। अगर वेद व्यास के नजरिए से देखें तो कहते हैं योग जो है वो समाधि है। यानी सबने योग को अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्या किया है, ठीक है, बताया है। ये योग क्या है ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पेपर में आएगा योग के क्या महत्व हैं, योग के क्या लाभ है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसके महत्व और लाभ को समझते हैं। देखिए जो व्यक्ति योग करता है, रोजाना योग करता है, प्रतिदिन करता है, नियमित करता है, ठीक है, उससे क्या होगा, शरीर उसका तंदुरुस्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम रोज योग करेंगे तो हमारा हृदय यानी हमारा दिल, हमारे जो फेफड़े हैं उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगर हम रेगुलर योग करते हैं, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा शरीर जो है रोग मुक्त हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं लोच बढ़ेगा, ठीक है, लचक बढ़ेगी, समन्वय बढ़ेगा। तो ये लाभ होंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में जो हम छोटे छोटा काम करते हैं, थोड़े थोड़े में थक जाते हैं, तो हम थकेंगे नहीं। यानी कि हमारा जो स्टेमिना होता है, ठीक है, हमारी जो पावर होती है वो बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी हमारी, ठीक है, हमारी जो किसी चीज़ को याद रखने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, हमारे शारीरिक ढांचे में सुधार आएगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट हो सकते हैं। आगे देखिए, जो ध्यान होता है, मेडिटेशन, आपने मेडिटेशन सुना होगा, ध्यान योग का ही एक पार्ट है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं यानी मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, ठीक, तो हमें उसके क्या लाभ होते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे भी पूछ लें, बताइए मेडिटेशन का खेलों में क्या योगदान है, ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आपको समझना है। देखिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं यानी हम जब ध्यान लगाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से देखें तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बढ़ती है। हम एकाग्र होकर किसी एक चीज के बारे में सोच सकते हैं। हमारे दिमाग में ना जाने कितने ख्याल आते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन करता है वो कंट्रोल कर सकता है, एक आम इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए मेडिटेशन जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। फिर क्या है कि मेडिटेशन अगर आप रोज करते हो तो आपका मन और शरीर को आराम मिलेगा, ठीक है, एक सुकून मिलेगा।
तनाव से आप दूर रहोगे, टेंशन से मुक्त रहोगे। जो मेडिटेशन करता है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मजबूत होता है, उसमें सुधार आता है। ठीक है, ऐसे लोग अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, गलत कर बैठते हैं। लेकिन जो लोग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बेनिफिट हो जाएगा। आगे देखिए, योग निद्रा के बारे में आपको बताना है। योग निद्रा क्या होता है, आप लेट कर भी कर सकते हो, बैठ कर भी कर सकते हो। इसमें पूरे शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देना होता है, और मतलब आप पूरी तरीके से सोए नहीं होते हो। ठीक है, ना तो सो रहे हैं और ना जाग रहे हैं, उसके बीच की एक अवस्था है, पूरे दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके। ठीक है, इसी को योग निद्रा कहा जाता है। इसका मतलब होता है, इसको एक तरीके से हम सिंपल भाषा में रखें तो इसको आध्यात्मिक नींद भी हम कह सकते हैं। ये ऐसी नींद होती है जिसमें हमें जागते हुए सोना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जागते हुए सोना, ये कैसा सोना है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे बैठकर, कहीं पे लेटकर अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर छोड़ दो, एक जगह फिक्स कर दो, ना हिलाना ना डुलाना, बिल्कुल आराम से अपने हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ देने। ठीक है, आप बिस्तर पे लेट सकते हो, अपने पूरे दिमाग से सारे विचारों को निकाल देना है, दिमाग एक जगह पे स्थिर करना है। इसी को कहा जाता है जागते हुए सोना। सोने और जागने के बीच की जो स्थिति होती है इसको योग निद्रा कहते हैं। इसमें हम पूरी तरीके से, ना तो हम पूरी तरीके से सो रहे हैं, ठीक है, ना तो हम पूरी तरीके से नींद में हैं, और ना ही हम पूरी तरीके से जाग रहे हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था जो है उसको योग निद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। मेन चीज क्या पूछा जाएगा कि योग निद्रा के क्या फायदे होते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप योग निद्रा करना सीख जाओ तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ताजा फील करोगे, फ्रेश फील करोगे। शरीर के मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। नींद की कमी को पूरा किया जा सकता है, थकान को दूर कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, बुरी आदतें जो अगर किसी में है तो वो आदतें भी छूट सकती हैं। तो ये योग निद्रा के क्या हो जाएंगे, फायदे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अक्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए, अक्षमता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई क्षति है उसके कारण, या फिर उसको कोई अन्य समस्या हो सकती है जिसके कारण जो सामान्य रूप से हम जो डेली लाइफ में काम कर पाते हैं वो ये लोग नहीं कर पाते। जिसको अक्षमता होती है वो अपने सामान्य काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो या मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये शारीरिक भी हो सकती है, संज्ञानात्मक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है। ये व्यक्ति में जन्म से, ठीक है, तथा जीवन काल में कभी भी हो सकती है। हो सकता है किसी को जन्म से हो, बाई बर्थ हो, ठीक है, जैसे ही वो पैदा हुआ तभी से उसमें कोई समस्या हो, या फिर हो सकता है कि पहले तो वो ठीक था, 10 12 साल 20 साल के, किसी भी एज में हो सकती है। अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। हाँ, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा अक्षमता क्या है। आप समझ गए हो कि जो मतलब इस जिसको ये समस्या होती है वो अपनी जो डेली लाइफ के काम होते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसको शारीरिक मानसिक रूप से कोई विकार, कोई समस्या उसमें होती है। इसके प्रकार पूछ लेते हैं, तो ये दो प्रकार को इसको बांट के देखेंगे। ठीक है, पहला है शारीरिक। इस प्रकार की अक्षमता में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो सामान्य तौर पर शारीरिक कार्य को नहीं कर पाएगा, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, नहाना। ठीक है, जो नॉर्मली एक इंसान कर सकता है, लेकिन जिसको शारीरिक रूप से अक्षमता होगी वो ये काम आसानी से नहीं कर पाएगा। कर तो लेगा लेकिन उसको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है बौद्धिक अक्षमता। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक क्षमता व सामान्य विकास की कमी हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से कोई समस्या है, बौद्धिक रूप से कोई समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा प्रकार। तो ये दो प्रकार की अक्षमता होती है। अब आप वापस से जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी क्षति के कारण, किसी समस्या के कारण या सामान्य जीवन संबंधी क्रियाओं को आसानी से नहीं कर पाता है। ठीक है, ये शारीरिक भी हो सकता है, यहाँ पे पढ़ा था ना, ये शारीरिक भी हो सकता है और ये बौद्धिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। ये जन्म से भी हो सकता है किसी को बाद में आया हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षमता जो है वो तो हमने समझ लिया, उसके प्रकार भी हमने समझ लिए, इसके कारण क्या हैं, क्यों ऐसा हो जाता है भाई। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर, तो ध्यान से देखिए, इसके कई सारे कारण हैं, इसमें से कोई भी हम बता सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लो किसी को कोई संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला कोई रोग था,
उसको वो रोग वो बीमारी हो गई, उसके कारण ऐसा हो गया। ये भी हो सकता है वंशानुगत यानी हेरिडिटी में भी हो सकता है। मान लो किसी के दादाजी जो थे उनको कोई रोग हो सकता है उसके दादाजी से वो रोग उसके पिता में आ गया ठीक है। हो सकता है उसके पिता से वो रोग उसके पुत्र में आ गया हो, यानी फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में कोई क्षमता है तो वो उसकी बच्चों में भी जा सकती है, ठीक है, इसको हेरिडिटी कहा जाता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो, या कभी कभी ऐसा हो जाता है गलत टीकाकरण, छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण होता है, उनको टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको वैक्सीन लगाई जाती है, गलत वैक्सीनेशन हो जाता है या कोई गलत मेडिसिन दे दी जाती है तो उसका साइड इफेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कुपोषण की वजह भी से भी हो सकता है कि किसी को जितनी कैलोरी रोज चाहिए उसको उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। युद्ध के कारण भी ऐसा हो सकता है, युद्ध में कोई समस्या कोई आ जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जहाँ पे परमाणु बम गिराए थे, वहाँ पे आज भी जो लोग पैदा हो रहे हैं ना उस जगह पे, उनको आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या है। भोपाल में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वहाँ पे जो लोग प्रभावित हुए थे, उनकी जो पीढ़ियाँ आने वाले बच्चे पैदा हुए उनमें भी बहुत तरह की समस्याएं देखी गई, तो इस कारण से भी हो सकता है, ठीक है। उनकी कुछ ग्रंथियों में कोई रुकावट है उससे हो जाएगा, कोई बीमारी से हो जाएगा, मान लो किसी ने किसी को जहर देने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया, जहर के कारण भी हो सकता है, नाभिकीय दुर्घटना से भी हो सकता है, नशीले पदार्थ लेने से भी हो सकता है, नशीले पदार्थ ले रहे हैं तो, ठीक है, एजुकेशन में कमी की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो CWSN जो चाइल्ड होते हैं, उनके विकास में जो परामर्शदाता है, जो काउंसलर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो परामर्श देते हैं, उनका क्या योगदान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए परामर्शदाता जो है उसका कार्य जो है सभी बच्चों की सहायता करना होता है, वो सबकी हेल्प करते हैं, खासकर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो भी इसमें शामिल है, वो उनकी भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी सहायता से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में सकारात्मक योगदान होता है, बच्चों की वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इनको ये बताते हैं कि भाई बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या उसके साथ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बच्चे को कोई समस्या है क्यों हो रही है, कैसे उस समस्या से दूर रखा जा सकता है, सारी की सारी सलाह देते हैं, यानी परामर्श देना इनका काम होता है, तो वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं आप जानते हैं, जो दिव्यांग हो, विकलांग हो, जिनको कोई समस्या हो, सामान्य बच्चों से अलग हो, इन बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। तो इनको बचपन से ही कहीं ना कहीं व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम देना चाहिए, जिसके कारण इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो बढ़ेगी, इनका भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य सुधरेगा, समाज के साथ रह के तालमेल बना पाएंगे, ठीक है, ये सब इनको बेनिफिट मिलेंगे, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट, परामर्शदाता जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, परामर्शदाता जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी समस्या को देखते हैं और उनकी समस्या के अनुसार क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की क्या यहाँ पे, ठीक है, उनके मतलब मेन चीज क्या है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको भी इन्वॉल्व कराते हैं, ताकि पेरेंट्स भी उसमें जुड़े रहें, उनकी भागीदारी उसमें रहे, ठीक है, पेरेंट्स समझें बच्चों की समस्या क्या है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में जो अन्य टीचर हैं या अन्य कर्मचारी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं परामर्श और सहयोग करके विशेष जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण क्रिएट करें ऐसा जिसमें इन बच्चों को लाभ मिल सके, इन बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए व्यावसायिक चिकित्सक जो हैं उनका क्या योगदान हो सकता है। जो देखिए व्यावसायिक चिकित्सक जो है कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल रूप में भी और अन्य रूप में भी, ठीक है। तो देखते हैं, वो बच्चों को स्वयं की देखरेख के योग्य बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, ठीक है। तो जो व्यावसायिक चिकित्सक हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो जो डेली लाइफ के काम है वो कर सके, खाना खाना, ठीक है, कपड़े पहनना, इन सारे कामों को ये आसानी से कर पाएंगे, इस योग्य बनाते हैं। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, देखो खेल खेलने में सहायक। ये जो चिकित्सक है ये बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए
उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार खिलौनों के आकार और आकृति, गति, रंग इसमें परिवर्तन करके खेलने योग्य बनाते हैं। अब देखो, एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार के खिलौने से खेल लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, मान लो किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो सारे उपकरण से नहीं खेल पाएगा। तो इनके लिए क्या करते हैं, वो जो खिलौने हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करने का मतलब है उसमें कुछ बदलाव करना, उसको रूपांतरित करना, उसको चेंज करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको बदलना, उसके तहत वो उसको बदलते हैं ताकि वो बच्चों के लिए उपयोगी हो सके, ठीक है, क्योंकि भाई ये नॉर्मल बच्चे नहीं है। आगे देखो, विद्यालय की क्रियाओं में सहायक। एक व्यावसायिक चिकित्सक जो है कहीं ना कहीं बच्चों को निरंतर विद्यालय जाने के लिए मोटिवेट करेगा, उनकी आवश्यकता को समझेगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार मेज, कुर्सी, लिखने की सामग्री, ठीक है, उन सब चीज़ों को उनके अनुसार बदलने की कोशिश करेगा। मान लो किसी के पैर में प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल मेज पे नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार कुर्सी को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, जिससे कि उसको लाभ होए, ठीक है, तो ये किया जाता है। आगे देखिए, रहन सहन के वातावरण में बदलाव, क्योंकि जिस वातावरण में वो रह रहे हैं तो उसमें भी अगर चेंजेस कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनको उसमें भी सुधार मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। बच्चों के लेखन और सूक्ष्म गामक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, उसमें सुधार, बच्चे अच्छे से लिख पाए, छोटी छोटी जो क्रियाएं होती है उसको आसानी से कर सके, इसमें बदलाव करते हैं। नेक्स्ट है विशेष पट्टियां बनाना। ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए विशेष प्रकार की पट्टियां भी बनाने का कार्य करता है, उनको अलग अलग तरह की चीज़ों को सिखाता भी है, ठीक है। तो ये इसके आंसर में आप लिख सकते थे। आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने, 5 पॉइंट लिख दोगे 5 नंबर में बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुयोग्यता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। सुयोग्यता यानी कि देखिए, सुयोग्यता किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता या ऐसी कैपेसिटी, ऐसी योग्यता है जिससे वो एक अच्छा और एक संतुलित जीवन जी सकता है, एक अच्छी लाइफ जी सकता है, इसी को सुयोग्यता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि शारीरिक पुष्टि, यानी कि आप देखते हो ना, कहते हैं कुछ लोग हैं बिल्कुल फिटनेस यानी फिट है, बिल्कुल कहते हैं हम बिल्कुल फिट है, तो इसी को कहा जाता है शारीरिक पुष्टि, ठीक है। तो देखिए, एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है कि उसकी जो दैनिक कार्य करने की क्षमता है, यानी उसके जो डेली कार्य कर रहा है उस काम को तो वो आसानी से कर सके बिना किसी थकावट को महसूस किए, और उसको करने के साथ साथ जब वो उसका काम खत्म हो जाए तो भी उसके पास अतिरिक्त एनर्जी बच जाए, इसी को हम बोलते हैं शारीरिक पुष्टि या फिर फिटनेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बिल्कुल फिट है, वो सुबह उठता है, पार्क में जाता है, खूब एक्सरसाइज करता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, और व्यायाम करने के बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी बची रहती है कि वो पूरे दिन के काम बहुत अच्छे से कर पाता है, तो हम क्या कहेंगे, वो फिट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो कभी टाइम पे उठते नहीं, मान लो कभी उठ गए और चले गए पार्क, थोड़ी सी उन्होंने एक्सरसाइज करी और उतने में वो थक गए, अब उनको सोने का मन कर रहा है, उनको उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो आगे के काम कर पाए, तो वो लोग शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं है, यानी वो फिटनेस में नहीं है, ठीक है। यही आपको समझना था, सिंपल है बिल्कुल, आराम से आप समझ जाएंगे। आगे देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, हेल्थ जो होती है उसका क्या महत्व होता है। अगर आप हेल्दी हो तो आप लंबी आयु तक जियोगे, ठीक है, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो बढ़ेगा, आप चुस्त फुर्त लगोगे, ठीक है, हेल्दी बने रहोगे, सारे काम को एक्टिव होके करोगे। अवसाद को कम करने में सहायक, क्योंकि आज के समय में जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, लोग बहुत दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं जीवन शैली ऐसी हो गई, खान पान ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब अवसाद हो गया है जीवन में, ठीक है, एक तनाव हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं, इस मनोदशा को, हार्मोन्स को इसके स्तर में एक लेवल पे रखने के लिए एक हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं इसको भी कंट्रोल में रखती है। फिर शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि, कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उसके स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो वो अच्छे लेवल पे फिट रहेगा, कोई अनहेल्दी व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अगर उसका सही नहीं है तो वो फिट नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये तो सिंपल भाषा में है, बाकी यहाँ पे किताबी लैंग्वेज भी है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आयु दीर्घ होती है मतलब लंबे समय तक जी पाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ आपको बता रखी है कि इससे व्यक्ति के बूढ़ा होने की जो प्रक्रिया है धीमी हो जाती है, तथा बूढ़े व्यक्ति के शक्तिशाली और स्वास्थ्य बने रखने में सहायता मिलती है। तो वही बात है आपकी किताबी लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हो। आगे देखो, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, तनाव से लड़ने में सहायता होगी, ये बता सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ज़्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन है कि जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। आज के समय आप देखते हो ना, छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, डेथ हो जाती है। मतलब जीवन शैली ऐसी हो गई है, ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे उठना, ना टाइम पे खाना, ना सही खाना, तो बीमारियां हो रही हैं। तो अगर हम अच्छी जीवन शैली अपना लें तो कहीं ना कहीं हम जो स्वास्थ्य के खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। तो यदि हम मोटापा कम कर लें तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। यदि हम अपनी खान पान की आदत को सुधार लें तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं, अपने लीवर को बचा सकते हैं। ठीक है, कम टीवी देखेंगे, कम मोबाइल देखेंगे तो अपनी आंखों को हम हेल्दी रख पाएंगे। अगर हम मान लो कोई धूम्रपान करता है, नशा करता है, उसको त्याग दे तो वो लंबी लाइफ जी पाएगा। पर्याप्त नींद लेने लगे तो कहीं ना कहीं अगला दिन अच्छा जाएगा। शराब वगैरह कम लेना, ठीक है, कम लेनी चाहिए। वैसे तो शराब वगैरह पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई पीता है तो उसे बहुत कम पीनी चाहिए। व्यायाम और योग को अपनाएगा तो वो हेल्दी रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें करेगा तो वो बिल्कुल जो रिस्क है उससे बचा रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक पुष्टि जो होती है, जो हमारी फिटनेस होती है, उसके घटक कौन से हैं। तो उसमें 5 मेन घटक होते हैं। एक शक्ति है, दूसरा गति है। ठीक है, आगे भी आप बातें करेंगे। ठीक है, पहले हम शक्ति को समझ लेते हैं। शक्ति क्या है, अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये घटक है, अब इसमें से केवल शक्ति पूछ सकते हैं, शक्ति से क्या अभिप्राय है, तो आप इतना ही लिखोगे। ठीक है, तो देखिए, शक्ति जो है किसी भी काम को करने के लिए जो हमारी शारीरिक क्षमता होती है, जो हमारे शरीर में जो हमारी क्षमता है, उसी को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब वो शक्ति कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ के काम करने में। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, वो कोई खेल खेलता है, कोई चीज़ को फेंकता है, थ्रो करता है, भागता है, दौड़ता है, तो उसमें उसकी वो शक्ति लग रही है। ठीक है, तो ये आप उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि शक्ति के उदाहरण है। जैसे मान लो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे बॉल के साथ व्यायाम करना, आइसोमेट्रिक व्यायाम करना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को फेंकना, रनिंग करना, ये सब चीज़ इसी में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है गति। गति क्या होता है, गति हमारी ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा एक ही तरह की जो क्रिया होती है उसको हम बहुत तेज गति से, ठीक है, कर सकते हैं, और शरीर के अंगों को अधिकतम घुमाने की क्षमता जो होती है वो गति होती है। अब मान लो कोई रनिंग कर रहा है, उस पर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं, आप देखते हो ना, उस पर एक ही जगह पे दौड़ रहे होते हैं, तो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहते हैं, वो सब हमारी गति होती है। ठीक है, गति सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे तेजी से लय के साथ अभ्यास करना किसी चीज़ का, ठीक है, पुनरावृत्ति करना यानी किसी चीज़ को रिपीट करना, या दौड़ना, तेजी से दौड़ना, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको आगे के बताता हूँ। 2 तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, 5 प्रकार थे, ये पहला प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार हो गया। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम 3, 4, 5 इस तरीके से देखेंगे। तीसरे नंबर पे आपकी सहन क्षमता हो गई है। ठीक है, अब सहन क्षमता का मतलब क्या होता है, ये कार्य को जारी रखने की योग्यता और थकावट को रोकने की योग्यता को कहलाती है। इसको आंतरिक बल भी कहते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की एक सहन क्षमता होती है, हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड समय तक कर सकते हैं। जो हम किसी कार्य को कितने समय तक कर पा रहे हैं वो हमारी सहन क्षमता या हमारा आंतरिक बल है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आ जाता है आपका तीसरे के बाद चौथा। चौथा है आपका लचक। हर व्यक्ति के शरीर में लचक बहुत जरूरी होती है। ठीक है, लचक हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप देखोगे कुछ लोगों के शरीर में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पूरा मुड़ जाते हैं, पूरा उठ जाते हैं, जैसे मर्जी वैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, शरीर आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का हाथ तक नहीं पहुंच पाता, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में लचक नहीं बची है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो लगातार करता है तो उससे हमारे शरीर में लचक बढ़ती है। तो लचक क्या है, ये शरीर के जोड़ों की गति, हमारे जो जोड़ होते हैं उसकी गति की एक क्षमता होती है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि हमारे शरीर में कितना लचीलापन है, और इसको मापने का एक तरीका भी होता है। कैसे? इसको फ्लेक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक फ्लेक्सोमीटर नामक यंत्र है, इसके द्वारा इसको नापा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, तालमेल संबंधी पांचवा जो पॉइंट है वो है तालमेल संबंधी योग्यता। ये ऐसी योग्यता है, ठीक है, ये मतलब मनुष्य को है कि वह विभिन्न गति जो है, गति क्रियाएं जो हैं सुचारू रूप से प्रभावशाली तरीके से कर सकें। यह दिशा बदलने की क्षमता व कम समय में गति बिना असंतुलित किए हुए करने किसी कार्य को करने की योग्यता होती है। यानी विभिन्न कामों में तालमेल बनाने की जो योग्यता है, ठीक है, ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हमें हमारी फिटनेस को कौन सी चीज प्रभावित करेगी, हमारी सुयोग्यता को कौन सी चीज प्रभावित करेगी। देखो, नियमित व्यायाम। अगर मान लो एक व्यक्ति है वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, एक व्यक्ति है बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता, तो जो रोज एक्सरसाइज करता होगा वो क्या होगा, फिजिकली फिट होगा, उसकी जो पुष्टि है वो बढ़ेगी, सुयोग्यता बढ़ेगी। लेकिन जो नहीं करता उसकी घटेगी। ठीक है,
ट्रेनिंग, यदि लोगों को रोज ट्रेनिंग मिल रही हो, ठीक है, तो उससे लाभ मिलेगा। आराम, कौन कितना आराम कर रहा है, कौन कितना तनाव से मुक्त है। आयु भी निर्भर करती है, लिंग, बीमारी, ये सारी चीजें इससे प्रभावित होती हैं। आसन संबंधी विकृति हो गई, हमारी हेरिडिटी हो गई, मान लो किसी के पिता में कोई समस्या आती तो वो पुत्र में, फिर उसके पुत्र में जाती रहती है। जलवायु, रहन सहन का स्तर, हमारा खाना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो। ये सब कुछ हमारी कहीं ना कहीं फिटनेस को प्रभावित करना है। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हम फिट रहेंगे, हमारा अच्छा रहन सहन है तो हम फिट रहेंगे, ठीक है, अच्छी जलवायु में रह रहे हैं, हेरिडिटी हमारी सही है, माता पिता को कोई समस्या नहीं है तो हमें भी होने के चांस कम होंगे। आसन संबंधी विकृति ना हो, ठीक है, कोई बीमारी ना हो, एज एज फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो ये सब होता है। तो यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। मैंने आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराए, कम क्वेश्चन, पर जितने भी क्वेश्चन कराए ना ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनमें से आपको ये प्रश्न जरूर याद करके जाना है। इसके अलावा मैंने आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो चैप्टर, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।